हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जून 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज़ ली गई है वो है सीबीआई ने संभाली नेट यूजी की जांच। देखिए, मेडिकल में जो स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में लेने के साथ ही सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने रविवार को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, जो कि होता है आपराधिक साजिश, और 420 यानी कि धोखाधड़ी के तहत नया मामला दर्ज कर लिया है। पेपर लीक के दावों की जांच के लिए छात्रों द्वारा जिस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन और अदालतों में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, उसकी वजह से यह कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यह परीक्षा देश भर में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग भी लिया था। मंत्रालय ने एजेंसी को दी शिकायत में आरोप लगाया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान कुछ राज्यों में गड़बड़ी हुई है। सीबीआई ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से अभ्यर्थियों, संस्थाओं व बिचौलियों द्वारा कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच का अनुरोध किया है, जिसमें षड्यंत्र, धोखाधड़ी, अभ्यर्थी की जगह किसी और की बैठाने जैसी कई शिकायतें मिल रही थीं। नेक्स्ट न्यूज़ है, लोकसभा सत्र आज से, सरकार और विपक्ष में टकराव के आसार। परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर विपक्षी दलों की नाखुशी के बीच 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले 2 दिन प्रोटेम स्पीकर मत्रहरी महताब और उनके सहयोगी पीठासीन अधिकारियों द्वारा लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इसके पहले लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगी। विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष के सदस्य की नियुक्ति को लेकर विरोध किया है और कहा है कि सदन में और भी वरिष्ठ सदस्य थे जिन्हें नियमों के तहत यह जिम्मेदारी दी जानी थी। 10 दिन चलने वाले लोकसभा के इस पहले सत्र में 26 जून को स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद दोनों सदनों में 28 जून से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 जुलाई को चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र की शुरुआत सोमवार से 18वीं लोकसभा के सदस्यों के शपथ से होगी। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सदन के सदस्य की शपथ दिलाएंगे। इसरो ने फिर किया कमाल, पुष्पक की लगातार तीसरी लैंडिंग। भारत ने दोबारा प्रयोग वाले स्पेशल शटल को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फिर कमाल करते हुए पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान या पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग कराई है। इस मिशन में अंतरिक्ष से लौटने वाले यान को तेज हवाओं के बीच उतारने का अभ्यास किया गया। इसरो ने अधिक चुनौतीपूर्ण हालात में यान की स्वचालित लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसरो ने रविवार को कहा कि लैंडिंग प्रयोग की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया जाएगा। इस परीक्षण में इसरो ने लैंडिंग इंटरफेस और तेज गति से विमान की लैंडिंग स्थितियों की जांच की है। जमानत आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के बाद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर अंतिम रोक लगा दी थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती तो केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे। बड़ा सवाल, पेन पेपर मोड में क्यों कराया गया यूजीसी नेट एग्जाम।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2018 से कंप्यूटर से कराई जा रही इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फैसला किया कि परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी। परीक्षा हुई और उसी दिन रद्द भी करनी पड़ी क्योंकि प्रश्न पत्र 5-5 हज़ार रुपये में लीक हो गया था। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित है, वहाँ भी गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। पर एनटीए से विदा हो चुके पूर्व डीजी सुबोध कुमार व अन्य को इसका भी जवाब देना होगा कि पेन पेपर मोड पर वापस आने का क्या कारण था। कहा जा रहा है कि पिछली बार हैकिंग की कुछ सूचनाएं आई थीं, पर यह भी सच है कि पेन पेपर मोड में घुसपैठ व गड़बड़ी की ज़्यादा आशंका होती है, क्योंकि तब प्रश्नपत्र प्रिंटिंग, पैकिंग, परिवहन से लेकर भंडारण तक कई स्तरों से गुजरता है। दिल्ली को पानी के लिए एलजी ने हरियाणा के सीएम से की बात। दिल्ली को जल संकट से उबारने के लिए रविवार शाम एलजी वीके सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की है। राजनिवास के मुताबिक मुख्यमंत्री सैनी के मामले को गंभीरता से देखते हुए स्थिति से निपटने में यथासंभव मदद का आश्वासन दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि एलजी के प्रयास से दिल्ली में जल संकट में शीघ्र राहत मिल सकती है। इससे पूर्व रविवार दिन में आपके सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से मुलाकात की। बैठक में आप सांसदों और विधायकों ने एलजी से अनुरोध किया कि वे बारिश मानसून आने तक कुछ दिनों के लिए हरियाणा सरकार से अतिरिक्त पानी के लिए अनुरोध कर दें। प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मसले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के बीच यमुना जल का हिस्सा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा तय किया गया था, जिसका 2025 में नवीनीकरण किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसे बार बार बरकरार रखा गया है। हाल ही में एक सप्ताह पहले भी न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पूर्वोत्तर में बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े तालाब बनाएं, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि बाढ़ से निपटने और कृषि, सिंचाई एवं पर्यटन को विकसित करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ने की खातिर पूर्वोत्तर में कम से कम 50 बड़े तालाब बनाए जाने चाहिए। शाह ने मानसून के दौरान बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाढ़ और जल प्रबंधन के लिए इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए उपग्रह चित्रों के अधिकतम इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। शाह ने कहा कि बाढ़ के बेहतर प्रबंधन के लिए नदियों के जल स्तर की पूर्वानुमान प्रणाली को उन्नत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में कम से कम 50 बड़े तालाब बनाए जाने चाहिए ताकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़कर इन तालाबों में संग्रहित किया जा सके। इससे उन क्षेत्रों में कम लागत पर कृषि, सिंचाई और पर्यटन को विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे बाढ़ से निपटने में भी मदद मिलेगी, जिससे अंततः स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हरियाणा में अनुबंध पर विभिन्न पदों पर होंगी 9000 भर्तियां। हरियाणा के विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पर करीब 9000 भर्तियां होंगी। हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर ये भर्तियां होंगी। हरियाणा कौशल रोजगार नियम ने 10 कैटेगरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। नूंह के लिए प्राइमरी टीचर, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला जैसे कई क्षेत्रों में ये नौकरियां निकली हुई हैं। और ये प्रश्न पत्र जो आउट होता है उससे रिलेटेड है। 118 वर्ष पुरानी उर्दू मतदाता सूची एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। ऐतिहासिक दुर्लभ दस्तावेज वस्तुओं का 20 वर्षों से संग्रह कर रहे नसीम रजा खां का श्रम आखिरकार रंग लाया। उनके संग्रह में शामिल 118 वर्ष पुरानी उर्दू मतदाता सूची एशिया को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। नसीम ने 1904 से अब तक मतदाता सूची धरोहर के रूप में संरक्षित की है, लेकिन शुरुआती 2 साल के पेज ठीक से समझ में न आने के कारण 120 वर्ष के बजाय 118 वर्ष पूर्व की सूची को ही मान्यता प्रदान की गई है। अल दिनदार शमसी म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के संस्थापक एवं संग्रहकर्ता नसीम रजा खां ने बताया कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से कोरियर के माध्यम से शनिवार को सर्टिफिकेट, मेडल, बैज,
पेन और गाड़ी स्टिकर मिला है। 118 वर्ष पूर्व की उर्दू भाषा में मतदाता सूची जो वर्ष 1904 से 1905, 1906 से 1907, 1918 से 1919 की है। इसके अलावा वर्ष 1954 की हिंदी व उर्दू भाषा में भी मतदाता सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से कि जीएसटी के दायरे में आएंगे पेट्रोलियम उत्पाद। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू हुए सप्ताह भर बाद पूरे 7 साल हो जाएंगे। एक लंबी कशमकश के बाद ही इस पर व्यवस्था ने आकार लिया है। जीएसटी जैसी व्यवस्था का सुझाव पहली बार वर्ष 2000 में विजय केलकर टास्क फोर्स की अनुशंसा के बाद सामने आया था, लेकिन चूंकि यह एक अत्यंत जटिल मुद्दा था तो इस पर व्यापक सहमति बनाना टेढ़ी खीर साबित हुआ। इसी कारण जीएसटी को साकार रूप लेने में लगभग 17 वर्ष लग गए। अपने पहले कार्यकाल में इस पर राजनीतिक सहमति बनाना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसने कई प्रकार के केंद्रीय एवं राज्यों के करों को एकीकृत करने, टैक्स व्यवस्था को सुगम एवं सहज बनाने का काम किया है। अभी जीएसटी की 5, 12, 18 और 28% दरों की 4 श्रेणियां हैं। कुछ आवश्यक वस्तुएं इसके दायरे से मुक्त हैं। इस एकीकृत कर व्यवस्था के कई पड़ावों पर लगने वाले विभिन्न करों की जगह एक बारगी कर भुगतान को सुनिश्चित किया। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लेने के मुद्दे पर राज्यों ने आरंभ से ही हिचकिचाहट दिखाई है। इसकी वजह भी बहुत सीधी है कि इन उत्पादों से भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। अलग अलग राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी सहूलियत के हिसाब से वैट लगाया है। वहीं केंद्र सरकार प्रति लीटर के आधार पर उत्पादन शुल्क लगाती है, जिसकी दरें पूरे देश में एक समान होती हैं। केंद्र और राज्यों के सम्मिलित करों ड्यूटी से उपभोक्ता के लिए ईंधन की कीमत बहुत ऊँची हो जाती है। यदि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आए तो आवश्यक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के चलते देश भर में एक समान कीमतें संभव हो सकती हैं। इनमें जिन राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम हैं वहां उनमें बढ़ोतरी की आशंका होती है, जिससे अपने राजनीतिक जोखिम अलग अलग होते हैं। साथ ही जिन राज्यों में कीमतें ऊंची होती हैं वहां पर उस राज्य को उतना ही लाभ टैक्स के माध्यम से मिलता है। अगर टैक्स को राज्य सरकारें कम कर लें तो हालांकि उनके राजस्व में तो कमी होती है, लेकिन उनको नुकसान भी ज़्यादा उठाना पड़ता है। इसलिए भी केंद्र सरकार इस पर अब सहमति बना चुकी है कि पेट्रोलियम उत्पादों को कर के दायरे में लाया जाए, यानी कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और यही एक पहल है। जीएसटी से राज्यों को राजस्व के तत्काल नुकसान की आशंका सता रही है, लेकिन व्यापक कर दायरे और उससे बढ़ने वाली सक्षमता से लाभान्वित होकर उसकी क्षतिपूर्ति संभव है। जीएसटी परिषद राज्यों के बीच कर राजस्व का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित कर सकती है। ऐसे में भी किसी संभावित क्षति की पूर्ति की जा सकती है। समय के साथ इसके माध्यम से बढ़ने वाली सक्षमता का अनुपालन सुधार में भी समग्र कर संग्रह में बढ़ोतरी के आसार दिखेंगे। इसलिए इस समय की मांग है कि राज्यों को एकीकृत टैक्स प्रणाली अपनानी चाहिए, ताकि जो केंद्र और राज्य के बीच हिस्सा है उसको सुचारू रूप से बांटा जा सके। जीएसटी अगर लागू होता है पेट्रोलियम उत्पादों पर तो सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वैट इत्यादि टैक्स ख़त्म किए गए तो उसका सीधा लाभ हमें और आपको मिला, यानी कि ग्राहक को मिला। इसी तरीके से अगर पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू होता है तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम जो जैसे पेट्रोल है या डीजल है, ये ईंधनों के रेट तत्काल रूप से कम हो जाएंगे, क्योंकि सरकार इसमें मनमाने ढंग से टैक्स वसूलती है। पेट्रोल की जो ओरिजिनल कीमत हम अभी एक एग्जांपल के माध्यम से बताएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये या 65 रुपये होगी, और टैक्स के साथ वो 100 रुपये या 110 रुपये तक पहुंच जाता है। अगर इसमें एक ही टैक्स लागू होता है, अर्थात इसमें जीएसटी लागू किया जाता है, तो संभावित है कि इसकी कीमतें 75 से 80 रुपये तक आ सकती हैं, जिसका लाभ सीधे सीधे ग्राहकों को मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, देश हित में एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव जो समिति के अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सेक्शन का नाम है करंट टॉपिक 2024। उसमें आप एक राष्ट्र एक चुनाव देखें का जो न्यूज़ है वो देख सकते हैं।
संभावित है कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं वो एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत ही हों। उसमें और भी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जैसे कि किसी राज्य का जो विधानसभा का सत्र है, अगर वो 4.5 साल पूरे कर रहा है, यानी कि 5 साल वो 2028 में पूरा कर रहा है, तो उसे 1 साल का विस्तार दिया जाएगा। और अगर कोई कार्यकाल 2030 में पूरा कर रहा है तो उसे 1 साल कम किया जाएगा। इस तरीके से 2029 को पूरा एक राष्ट्र एक चुनाव बनाने की तैयारी है। उस न्यूज़ में मैंने ये भी बताया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, तो 1952 से जो लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव हमारे होते थे वो सभी एक साथ संपन्न कराए जाते थे। उसके बाद ये व्यवस्था हमारी गड़बड़ हुई 1967 से 1968 के बीच, जब हमारे विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग होने लगे, क्योंकि कई राज्यों में सरकारें गिरी, वहाँ पर पद चेंज हुए, तब ये व्यवस्था डगमगाई और उसके बाद चुनाव अलग अलग होने लगे। एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का सीधा मतलब ये है देश की संपदा यानी कि पैसे बचाना, समय बचाना, क्योंकि किसी भी चुनाव को कराने में अच्छा खासा अमाउंट लगता है, पूरा कार्यबल, सैन्य बल पूरी तरीके से इसमें लगता है, देश का कामकाज भी प्रभावित होता है। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो प्लेलिस्ट में है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर हमारी पहली न्यूज़ है कि स्थायी समाधान से थमेगी खाद्य पदार्थों की महंगाई। महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार का सबसे ज़्यादा जोर उत्पादन एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने पर है। स्टॉक जितना बड़ा होगा, जमाखोरी उतनी ही कम होगी। जमाखोरी कम होगी तो जो मूल्य का नियंत्रण है वो संभावित हो सकेगा, यानी कि उसको कंट्रोल में किया जाएगा। अभी क्या होता है, जमाखोरी होती है और जब प्राइस हाई होते हैं तब उसको मार्केट में उतारा जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लें प्याज का, तो जब किसान के यहाँ प्याज होता है, किसान तो भंडारण कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इतना जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो खुद नहीं बना सकता है, इतना उसके पास बड़ा घर नहीं होता है कि वो स्टोर कर सके। अगर वो घर पे भी स्टोर करता है तो प्याज कुछ दिन बाद ख़राब होने लगता है। इसीलिए वो व्यापारियों को उनकी मुँह मांगी कीमत पर उन्हें बेचने के लिए विवश हो जाता है, और जब उन्हें औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेच दिया जाता है, व्यापारी उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, और जब पैसे उसके अच्छे खासे मिलते हैं, पैसे हाई हो जाते हैं, तब उसे वो मार्केट में उतारता है। तो इसमें लाभ किसको हुआ? इसमें लाभ सिर्फ और सिर्फ व्यापारी को हुआ। जिसने प्याज उगाया उसका हुआ नुकसान, जिसने प्याज खरीदा यानी कि ग्राहक ने, उसका भी उसमें नुकसान हुआ। तो इन सब कीमतों को नियंत्रण में रखने की बात करी जा रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में चीन से बेहतर, मॉर्गन स्टैनली। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी के सापेक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा विकास की तुलना करें तो भारत चीन से बेहतर स्थिति में है। यह स्थिति तब है जब चीन को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के एक बेंचमार्क के तौर पर देखा जाता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के दीर्घकालिक और क्षेत्र विशिष्ट बुनियादी ढांचा योजना शुरू की है। इसमें सड़क विकास के लिए भारतमाला, बंदरगाह संपर्क के लिए सागरमाला सहित सभी के लिए बिजली और जलमार्ग विकास कार्यक्रम शामिल हैं। चलिए, ये दोनों न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, और युद्ध हम स्किप करते हैं। युद्ध की न्यूज़ ही सबसे पहले रहती है। चीनी तटरक्षक बल से झड़प के बाद फिलीपींस ने कहा वह पीछे नहीं हटेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि उनका देश किसी भी विदेशी शक्ति के आगे नहीं झुकेगा और न ही कभी युद्ध भड़काएगा। उनका बयान दक्षिण चीन सागर में तटीय तटरक्षक बल व फिलीपींस के नौसैनिकों के बीच झड़प के बाद सामने आया है। इस दौरान 2 सैन्य बोट को छुरे, कुल्हाड़ियों व हथौड़ियों से क्षतिग्रस्त किया गया है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शीर्ष जनरलों व रक्षा प्रमुखों के साथ पश्चिमी द्वीप प्रांत पलावन में सैनिकों से मिलने और उन्हें पदक देने के लिए पहुंचे। घटना तब हुई जब फिलीपींस की नौसेना सेकेंड थॉमस सोल पर सामान की पूर्ति कर रही थी।
सार्वजनिक किए गए वीडियो व तस्वीरों में चीनी तटरक्षक फिलीपींस की नौसेना की बोट पर लकड़ी के पट्टे से हमला बोलते दिख रहे हैं। वे एक बैग जब्त करते भी दिखाई पड़ रहे हैं। चीनी सरकार ने कहा कि उसके तटरक्षक को कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि फिलीपींस की नौसेना ने चेतावनी की परवाह नहीं की। चीन इस क्षेत्र में अपनी अपतटीय क्षेत्र कहता है। हालांकि फिलीपींस और अन्य की ओर से इस दावे को लंबे समय से खारिज किया जाता रहा है। चीन व फिलीपींस ने इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ वार्ता के लिए रविवार को अरब देश की यात्रा पर पहुंचे हैं। बैठक में दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों, व्यापारिक रणनीतिक साझेदार के अलावा गाजा में समग्र स्थिति पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। नहयान के साथ बैठक से पहले जयशंकर ने प्रतिष्ठित BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया है। चलिए, तो ये आज का यानी 24 जून 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।